पश्चिम बंगाल में आज विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन दिख रहा है। कोलकाता में ममता बनर्जी की बड़ी रैली हो रही है और इसमें विपक्ष के करीब 20 बड़े नेता मंच पर साथ दिखाई देंगे। ममता बनर्जी ब्रिगेड मैदान में हो रही रैली में पहुंच गई हैं और मंच से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ जंग का ऐलान भी होगा। ममता बनर्जी की इस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ साथ तेजस्वी यादव, शरद पवार भी मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे हैं। ब्रिगेड मैदान पर इस बड़े मंच में विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता मौजूद हैं और सबसे पहले परंपरा का निर्वहन करते हुए शॉल भेंट कर उनका मंच पर स्वागत किया जा रहा है। गैर बीजेपी दलों को एक साथ जोड़ने की कवायद में ममता बनर्जी की कोलकाता में बड़ी रैली। तकरीबन विपक्ष के 20 बड़े नेता इस मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं और मकसद है आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट दिखाना। खास बात यह है कि इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी नहीं है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को और अभिषेक मनु सिंघवी को इसमें शामिल होने के लिए भेजा है। अभी रैली शुरू हुआ है, बहुत सारे रैली आने वाला है। আমি মিটিংটা শুরু করছি এই কারণে যেহেতু আমাদের অনেক বক্তা আছে, लॉट्स ऑफ स्पीकर्स, इसी के लिए मैं जल्दी से जल्दी शुरू करने चाहती है कि वी वांट दैट एवरीबॉडी मस्ट गिव ए मैसेज। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से। ममता बनर्जी मंच पर तमाम और विपक्ष के नेताओं का स्वागत करते हुए और ममता बनर्जी ने ऐलान किया है गुजरात से रहने वाला हार्दिक पटेल को बुलाएंगे छोटा से बात कहने के लिए। ममता बनर्जी ने तमाम नेताओं को बुलाया। सबसे पहले हार्दिक पटेल को मंच पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया है। और ऐसे में जबकि अब करीब है लोकसभा चुनाव, विपक्ष को एकजुट दिखाने की कवायद में कोलकाता में विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी की इस रैली में शामिल न होने के लिए राहुल गांधी ने एक पत्र भी ममता बनर्जी को लिखा और इस रैली का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि एक साथ विपक्ष को मजबूती के तौर पर भी पूरा देश आज यहां पर देखेगा इस मंच से। लेकिन अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, एनसीपी के उनके साथ कुछ और दूसरे बड़े नेता, एसपी बीएसपी के कुछ और कद्दावर नेता, न सिर्फ उत्तर भारत से बल्कि दक्षिण भारत से भी कई और बड़े चेहरे इस मंच पर एक साथ। लेकिन ऐसे में जबकि तकरीबन 12 दलों का साथ समर्थन, इस मंच पर तकरीबन 20 ऐसे बड़े चेहरे जो गैर बीजेपी दलों से जुड़े हुए हैं एक साथ इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह भी है कि तकरीबन लोकसभा की 114 सीटों पर सीधा इनका दावा होता है, जो अब विपक्ष के तौर पर एक साथ इस मंच से दिखाई देने का संदेश भी देंगे। ममता की इस बड़ी रैली में विपक्ष के ये बड़े चेहरे आज इस मंच पर, वो तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और रैली इस बड़े से मैदान में सीधी तस्वीरें वो भी आप देख रहे हैं। एक एक कर ममता बनर्जी इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए विपक्ष के समर्थन में, विपक्ष के इस गठबंधन को और मजबूत दिखाने के लिए अपनी बात मंच से कहने के लिए आमंत्रित कर रही हैं एक एक कर तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को। और सबसे पहले उन्होंने गुजरात से आए हार्दिक पटेल को मंच पर आमंत्रित किया है, जो इस वक्त इस रैली में सीधे अपनी बात इन नेताओं तक रख रहे हैं। दरअसल मकसद है लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट दिखाने का। हालांकि अभी भी सत्ता पक्ष यानी बीजेपी इस गठबंधन पर और इस रैली पर निशाना साध रही है कि ना उनके पास एक नेता है और ना एक नीति है। सफी शमसी हमारे सहयोगी इसी रैली में मौजूद हैं। सफी, हमारी अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो
ऐसे कौन से और बड़े दल हैं जो यहां से गैर हाजिर हैं और विपक्ष अगर एक साथ एकजुट होने का संदेश यहां से दे रहा है तो कितनी बड़ी कामयाबी इस मंच से दिखाई दे रही है? देखिए, इस वक्त जो पर मौजूद वक्त जिन लोगों को आमंत्रण किया गया तो उसमें सारे बड़े चेहरे अगर आप देखें स्क्रीन पर मौजूद है। इस वक्त चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी, अखिलेश यादव और उनके साथ साथ शरद यादव और अरुण शौरी, ये सारे लोग जो है स्टेज पर मौजूद हैं। और ममता बनर्जी ने अभी कहा है कि हम प्रोग्राम जल्दी शुरू करेंगे, काफी सारे लोग उनको सारी बात करनी है और लेकिन इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि यहाँ देखिए फारूक जो है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और अभी स्टेज पर। लेकिन जो कांग्रेस का अगर आप यहाँ लोग देखें, कांग्रेस में जितनी एक्सपेक्टेशन होनी जरूरी है एक महागठबंधन के लिए, उनमें से बड़े नेताओं में ना ही सोनिया गांधी मौजूद है, ना ही राहुल गांधी मौजूद है यहाँ पर। अभी इस वक्त जो है यहाँ स्टेज पर काफी सारे नेताओं को बोलना है और काफी सारे आप देखें अगर स्टेज पर लोग पहुंच चुके हैं। कांग्रेस से अभी जो है मनोज सिंह जी देखिए स्टेज पर ये मौजूद है। इसके अलावा तवार से देखिए इस वक्त जो है यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ देखिए ममता बनर्जी भी यहाँ मौजूद है। बहरहाल आज ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कांग्रेस की भूमिका के बगैर एक महागठबंधन या एक थर्ड फ्रंट या फिर ये 1:1 फाइट होगी या ये एक त्रिकोण फिर से बनेगा जो आगामी चुनाव में हमें देखने को मिलेगा। जहां तक ममता बनर्जी की कोशिश है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के सामने भी देखिए अगर आप एक तरह से तो एक मुकाबला खड़ा कांग्रेस के अगर बड़े लीडरशिप इसमें शामिल स्वयं ना हो। हालांकि राहुल गांधी ने कल चिट्ठी लिखकर इस सारी जो क्रम है इसको सपोर्ट दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा मॉरल जो है एक तरह से होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद है तो इस रैली में शायद बात थोड़ी और आगे देखते हैं। यहाँ दो देशों को लेकर यहाँ सामने है। एक यहाँ जो बंगाल की जनता है, जो वोटर है, जो आपको आप जैसा जानते हैं कि यहाँ विपक्ष के रूप में केवल इस वक्त है बीजेपी जो है एक बड़ा एक फैक्टर पश्चिम बंगाल में है। तो बिल्कुल अपनी वोट बैंक है उसको भी दिखा रही देखो कि हमारी क्या यहाँ पर क्षमता है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं को दिखा रही है कि पश्चिम बंगाल में मेरी क्या पकड़ है। और बड़ी तादाद में विपक्ष के नेता इस मंच पर मौजूद हैं। इस वक्त जिग्नेश मेवाणी अपनी बात इस मंच से रख रहे हैं। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे सफी, लेकिन लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। ममता बनर्जी की इस रैली में शामिल होने से पहले ही कई और दलों ने भी समर्थन का ऐलान किया था और आज वे नेता मंच पर भी हैं, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष के पास ना तो नेता है ना ही विचारधारा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी की रैली पर पलटवार किया। उन्होंने गठबंधन को गुनाहों का गुलगुला करार दिया। अब कोलकाता में विपक्ष की संयुक्त रैली ममता बनर्जी के नेतृत्व में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस वक्त हमारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां साथ आ गई हैं, कैसे देख रही है आपकी पार्टी? देखो, ये गठबंधन जो है वो गुनाहों का गुलगुला और पानी का बुलबुला है। गुनाहों का गुलगुला और पानी का बुलबुला इसलिए है कि ये जो गठबंधन की गठरी है इसमें पाप के इतने पेबंद हैं कि हर पेबंद एक पाप की नई कहानी बताता है। एक इफेक्टिव, एक स्ट्रांग, एक स्टेबल सरकार के खिलाफ ये जो गुनाहों की गठरी और पाप का बुलबुला जो है वो इकट्ठा हुआ है, वो निश्चित तौर से किसी नीति, किसी कार्यक्रम के लिए नहीं है। ये शुद्ध रूप से किस तरह से हम जो हताश और निराश आत्माएं हैं वो सत्ता के सिंहासन तक पहुँचे, इसकी कोशिश है। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि इसमें मैंने कई लोग ऐसे हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली स्थिति में हैं, कि कई लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के बनने के सपने को लेकर बैठे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से पिटी हुई पटकथा के नायक हैं। तो इसलिए जो है वो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है वो जो गुनाहों का गुलगुला और पानी का बुलबुला है ये गठबंधन, वो किसी भी तरह से सफल होगा। लेकिन आप लोग के लिए चिंता की बात नहीं है कि सिर्फ टीआरएस और बीजेडी को छोड़ के तमाम पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं जो गैर बीजेपी, गैर एनडीए पार्टियां हैं? आपने को ये किसने कहा कि जो है वो हमारे साथ और पार्टियां नहीं हैं? हमारे साथ भी पार्टियां हैं और पार्टियां भी हैं। आप चिंता मत करिए, चुनाव आते आते आप देखिएगा। अंतिम सवाल करूंगा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो रैली के लिए पहुंचे हैं कोलकाता, उनका कहना है कि
देश नए प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है। जब वैकेंसी होगी तब इंतजार करेगा ना। नो वैकेंसी। इस रैली पर बीजेपी लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी की रैली को लेकर हमला किया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, भ्रष्ट नेताओं की एकता की रैली कोलकाता पाखंड का गवाह बनेगा। ये व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए राजनीतिक दलों का अपवित्र गठबंधन है। पश्चिम बंगाल से आने वाले केंद्रीय मंत्री देखने वालों की संख्या इधर चुनाव आते आते बढ़ गई है। आधार विहीन लोगों का जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो उनके आपस में टकराहट और एक केवल किसी तरीके की शक्ति प्रदर्शन करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आकांक्षा उनमें बढ़ती है। ममता जी का अपना आधार बंगाल से खिसक रहा है और वो अपना अस्तित्व बचाना चाहती हैं। तो बंगाल के लोगों को ये दिखाने के लिए कि जो इतने सारे लोग पूरे देश के हमारे साथ में हैं, वो बंगाल की जनता को भ्रम की स्थिति में डालने की कोशिश कर रही है। सियासत के बाद अपराध जगत की एक बेहद अहम खबर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलुरु से आरएसएस नेताओं की हत्या की साजिश रच रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग दाऊद इब्राहिम गैंग के इशारे पर आरएसएस के नेताओं की हत्या की प्लानिंग बना रहे थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक वली मोहम्मद अफगानिस्तान का रहने वाला है, जबकि सोनू उर्फ तस्लीम केरल और रियाजुद्दीन दिल्ली का रहने वाला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में से एक दाऊद के करीबी गुलाम रसूल पट्टी का आदमी। गुलाम रसूल फिलहाल पाकिस्तान में ही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, इन 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, अब तक की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? जी देखिए प्रशांत, 9 जनवरी को दिल्ली पुलिस को एक खास जानकारी मिली थी। 2 नंबर इंटरसेप्ट किए थे, जिसमें एक नंबर पाकिस्तान का था, जो सीधे तौर पर जो एफआईआर बताती है कि सीधे गुलाम रसूल पट्टी नाम का एक शख्स है जो अंडरवर्ल्ड का से जुड़ा हुआ है। और इसने इंद्रेश, जो इसका भाई है, जो भारत में ऑपरेट करता है, इसके साथ आरएसएस के और जो हिंदू नेता हैं उनको मारने की प्लानिंग रची थी। और खास तौर पे जो मंगलोर या केरल के जो नेता हैं वो इनके टारगेट पे थे। इसके बाद अफगानिस्तान का रहने वाला एक शख्स है, उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दिल्ली से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और एक शख्स को केरल से गिरफ्तार किया गया है। तो इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और 2 नंबर इंटरसेप्ट हुए थे, जिसके बाद एक नंबर विदेश का था, एक नंबर भारत का था जो चल रहे थे। और वहां से ही पुलिस को एक लीड मिली थी, जिसके बाद ये पूरा ऑपरेशन किया गया है सुरक्षा एजेंसियों ने। और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस की कस्टडी में तीनों लोग हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर से ये चीज़ साफ हो गई है कि आईएसआई के इशारे पर जो डी कंपनी है दाऊद इब्राहिम है, वो सीधे तौर पर देश में दंगे फैलाने की साजिश रच रहे थे, या जो आरएसएस के नेता हैं उनको मारने की प्लानिंग रच रहे थे। और जिसमें खास तौर पर मंगलोर के जो 2 नेता हैं वो इनके निशाने पर थे। जी, इसके अलावा क्या कोई और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है जो इनके निशाने पर थे, जिनकी हत्या की ये साजिश रच रहे थे? जी देखिए, बिल्कुल जो एफआईआर है स्पेशल सेल की, उसमें खास तौर पर इस बात का जिक्र है कि जो गुलाम रसूल पट्टी है, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, आईएसआई का संरक्षण है, डी कंपनी जुड़ा हुआ है, वो भारत में जो वीवीआईपीज हैं उनके रिश्तेदारों को या वीवीआईपीज को टारगेट करना चाहते थे। बाकायदा इनको उन लोगों के नाम की लिस्ट दी गई थी, रेकी की गई थी और उसके बाद इन्हें जो वेपन से वो मुहैया कराए गए थे। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रचने जा रहे थे। उसके पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस लगातार इनसे पूछताछ करके जो इंद्रेश है उसकी भी तलाश करी है, जो भारत में है, जिसका एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि वो गुलाम रसूल पट्टी का भाई है। और उसको ही पूरा ये प्लॉट तैयार करने को बोला गया था कि किस तरह से जो आरएसएस के नेता हैं उनकी रेकी करना है और उनको प्लानिंग करके उनको टारगेट करना है। जी, शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन वहीं एक और अहम खबर, लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने विवादित बयान देते हुए केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के हाथ काट देने की धमकी दी। दरअसल पिछले चुनाव में मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव ने ही हराया था और तभी से यह तनातनी चल रही है। मीसा भारती अब इस सीट को लेकर फिर से चुनाव जीतना चाहती है और इसी सिलसिले में वो इस क्षेत्र में सभा कर रही थी। इस दौरान मीसा भारती ने कहा कि रामकृपाल यादव पर विवादित उन्होंने बयान दिया और कहा कि चारा काटने वाले कभी नेता नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी सफाई भी दी और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इसको प्रतीक में देखिए, उन्होंने कहा
कि जब वो भाजपा में गए, वो तो राजद के बहुत मजबूत हाथ थे, लालू जी के सबसे करीबी लोगों में से थे। उनके जाने से जो पीड़ा हुई उसको गणा से हंसे कि उपमा में देखिए, उसको लिटरली देखिएगा तो नुकसान होगा। नहीं, वायलेंस की बात नहीं की उन्होंने, इसको उपमा में देखिए ना, ठीक है। मानना है कि हमें शालीनता पूर्वक भी आलोचना करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो कई केंद्रीय मंत्रीगण बोलते रहे। किसी ने तो राहुल गांधी जी की सुपारी तक दे दी थी। मध्य प्रदेश की बीजेपी के एमएलए ने भी कहा था कि राहुल गांधी का हाथ काट दो, 10 लाख रुपए देंगे। तो ये परिपाटी बीजेपी ने शुरू की है कि हिंसात्मक बयान देना, अपने नेताओं के खिलाफ जो भी कहीं कोई थ्रेट है तो उसको कमजोर करने के लिए हिंसा का सहारा लेना। ऐसे बयान राजनेताओं का जो खोखलापन है, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसे बयानों के जरिए जो समाचार में दिखने की जो छटपटाहट है, बस उसकी वजह से ऐसे बयान दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये ब्रांड बनता जा रहा है। आरजेडी की पहचान यही है और 90 से 2005 का जो अराजक चरित्र है, उन नेताओं के बयान में वो बार बार आपको दिखेगा, इसलिए कि वो उस पर शर्म उनको महसूस नहीं होती है। उस दौर पर उन्हें गर्व है और इसीलिए बिहार की जनता ने उनके होश ठिकाने लगा दिए। लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। मीसा भारती के इस बयान पर हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार हमसे सीधे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। चंद्रमोहन, आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि इसे उपमा के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने सीधे ये आरोप नहीं लगाया, लेकिन जनता तक सीधे संदेश क्या गया है? बिल्कुल, देखिए, ये पटना से सटे बिक्रम इलाका है जो पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में आता है और चुनाव करीब है। ऐसे में तमाम नेताओं का दौरा अपने क्षेत्र में जारी है और मीसा भारती भी कहीं ना कहीं अपने परिवार पर यह दबाव बनाना चाहती हैं कि वो पाटलिपुत्रा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। इसी को लेकर वो बिक्रम प्रोग्राम में पहुंची थी और वहीं पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, जो आपने सीधे तौर पर वीडियो में भी सुना होगा, कि वो कह रही हैं कि मैं ये हालात जो देखती हूँ रामकृपाल यादव का अभी, उसमें यही लगता है कि उनका जिस कुट्टी से कुट्टी काटा जाता है उसी से मैं उनका हाथ काट देती है। साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं न कहीं उनका खींच जो है वो रामकृपाल यादव से। हालांकि इस बयान के बाद अब नेताओं का धीरे धीरे प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गया है और सीधे तौर पर जो है लालू यादव का परिवार निशाना पर है। हालांकि मीसा भारती ने जरूर यह सफाई देने की कोशिश की है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो बयान है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि रामकृपाल यादव पर और जनता के बीच में इस तरह का बयान देकर वो हमला करने की कोशिश की है और ये भी दिखाने की कोशिश की है कि रामकृपाल यादव उन्हीं के परिवार के बदौलत आगे बढ़े हैं, जो बाद में छोड़कर आरजेडी छोड़कर बीजेपी में चले गए। शुक्रिया चंद्रमोहन। तो वहीं खबर मध्य प्रदेश से है। बीजेपी नेता और मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की हत्या के आरोपी मनीष बैरागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनीष बैरागी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया था, जिसके बाद पुलिस अब उसे मंदसौर लेकर आ रही है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, आखिर बीजेपी नेता की हत्या का आरोप एक और बीजेपी नेता पर लगा था, पुलिस अब किस निष्कर्ष पर पहुंची अब तक? वाकई क्योंकि इस पूरे मामले में बीजेपी का और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो इस मुद्दे पर राजनीति हो रही थी, पूरा दांव उल्टा पड़ा और एक बीजेपी नेता ही नगर पालिका अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, उनकी मौत के लिए, उनकी हत्या के लिए फिलहाल आरोपी के रूप में सामने आया है। लेकिन इसमें जो अहम बात है कि पहले दुकान के नामांतरण की बात हो रही थी, अब पुलिस की पूछताछ में एक बात सामने आ रही है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो जब चुनाव लड़े थे तब कुछ पैसों का लेन देन इन दोनों के बीच में हुआ था और जो मनीष बैरागी है उन पैसों को वापस मांग रहा था। इस बात को लेकर भी दोनों में तकरार थी और वो घटना की एक वजह वो भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, इसके बाद उसे अदालत में पेश किया जा रहा है आज। उसके बाद पुलिस रिमांड पर लेकर, जो पुलिस सूत्र हमको बता रहे हैं कि रिमांड पर लेकर उससे आगे पूछताछ करेंगे ताकि ये पता चल सके कि आखिर हत्या की असली वजह क्या है। शुक्रिया मनोज।